ऐसे ही का तमाम ये कम्बोजलाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। मैं हूं शुभम शंकर। स्टूडियो में खबरों पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, स्वागत है आपका। मनी सेंट्रल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज शो में खास क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे एक स्पेशल रिपोर्ट जो जुड़ी है छोटी बचत योजनाओं से, क्योंकि आपको यह पता ही नहीं चला होगा कि बीते एक साल में छोटी बचत योजनाओं में दरअसल हुआ क्या। इसके बाद चर्चा होगी खौलते कच्चे तेल पर, बीएसएनएल की जमीन को नहीं मिल रहे खरीदारों पर, कर्ज से लदी एनएचएआई पर, पाकिस्तान की माली हालत पर, और जाते जाते सुनेंगे आप एक मनी ज्ञान। अभी आपको याद होगा 2 ही हफ्ते पहले की बात है, IC 360 का एक सर्वे हमने और आपने साथ ही समझा था अंशुमान जी से, जिसमें बताया गया था कि 80% लोगों की आय घटी। लेकिन 4 दिन पहले आया बजट हमें यह बताकर गया कि लोगों ने बचत जमकर की। आप भी चक्कर में पड़ गए होंगे। समझेंगे अंशुमान जी से ये गुत्थी आखिर है क्या, लेकिन पहले देखिए मनी 9 की ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या आपको पता है कि दिल्ली में वित्त मंत्रालय से लेकर बंबई की दलाल स्ट्रीट तक बजट के एक आंकड़े की बड़ी गूंज है। ये आंकड़ा किसी घाटे का नहीं, बल्कि छोटी बचत योजनाओं में जमा हुई बड़ी राशि का है। तमाम सवाल तैर रहे हैं, क्योंकि बात ही हैरत की है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद जब लाखों प्रवासी श्रमिक सड़कों पर भटक रहे थे, ठीक उसी समय देश में कौन लोग थे जो बड़ी संख्या में छोटी बचत योजनाओं में निवेश कर रहे थे? जी हाँ, वे ही छोटी बचत योजनाएं जो कम आय वर्ग वाले लोगों को बचत के प्रति प्रेरित करने के लिए शुरू की गई थी। यकीन नहीं आ रहा तो पढ़िए बजट के आंकड़े। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान पोस्ट ऑफिस के बचत खातों में जमा होने वाली राशि पिछले साल की तुलना में 21% बढ़ने का अनुमान है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगा कौन रहा था? दरअसल कोविड में उपजी अनिश्चितताओं के बीच कई बड़े निवेशकों को निश्चित रिटर्न का लालच इधर खींच लाया। जिनके पास बचत थी मगर शेयर बाजार में तनाव झेलने की ताकत नहीं, शहर और कस्बों में ऐसे लोग छोटी बचत योजनाओं की ओर मुड़ गए। बैंक की एफडी पर ब्याज भी बुरी तरह टूटी थी। कुछ और वजहें भी हैं, जैसे महामारी में लोग खर्च करने से संकोच कर रहे थे। अब सुनिए इसकी आगे की कहानी। मौजूदा साल में भी छोटी बचत योजनाओं में तगड़ा निवेश हुआ, सरकार के अनुमान से करीब 2 लाख करोड़ ज्यादा। अगले साल 2022-23 में अनुमान 4.25 लाख करोड़ रुपए आने का है, यानी पिछले साल से करीब 1.25 लाख करोड़ कम शायद इसलिए क्योंकि जमा पर ब्याज दरें सुधरने के आसार हैं और लोग वापस बचत निकालकर काम धंधा शुरू कर रहे हैं, या फिर अन्य निवेश विकल्पों का रुख कर सकते हैं। वजह साफ है, हम और आप जितनी ज्यादा बचत करेंगे, सरकार को बाजार से कर्ज उतना ही कम लेना पड़ेगा। सस्ते कर्ज के दिन भी अब लदते दिख रहे हैं, यानी कर्ज ज्यादा और वो भी महंगी दर पर। सरकार ने इस साल बाजार से करीब 11.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज उठाने का अनुमान लगाया है। यह कोविड वाले साल से कुछ ही कम है। इन आंकड़ों से हमारी आपकी बचत के लिए 3 बड़े संकेत निकलते हैं। पहला, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़े भले ना, लेकिन कम नहीं होंगी, क्योंकि सरकार इन बचतों के सहारे है। अब जब बैंक भी ब्याज बढ़ा रहे हैं तो सरकार अपने संसाधनों के इस स्रोत को आकर्षक रखना चाहेगी। दूसरा, अगर बचतें ठीक ठाक बढ़ती हैं तो सरकार कर्ज कम लेगी, जो शेयर बॉन्ड बाजार से आरबीआई तक सबके लिए राहत की खबर हो सकती है। और तीसरा, लेकिन अगर बचत कम हुई तो सरकार ज्यादा कर्ज लेगी। फिर क्या, टैक्स और महंगाई का चाकू और तेज काटेगा। सर, कोविड में एक तरफ नौकरियां गई, आय टूटी, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये दूसरी पिक्चर है जो छोटी बचत योजनाओं में बड़ा निवेश हुआ। क्या ये के शेप रिकवरी का एक और अध्याय है? निश्चित तौर पर शुभम, ये के शेप रिकवरी का एक और अध्याय है। और दूसरा ये अध्याय ये भी बताता है कि सरकार को ये तथ्य पता थे कि छोटी बचत स्कीमों में निवेश कौन करता है। मुझे 2015-16 का एक इकोनॉमिक सर्वे याद आता है, जिसके काफ़ी आंकड़े सरकार की मेज पर रखे होंगे, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जिसने ये बताया था कि भारत में छोटी बचत योजनाओं का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े लोग करते हैं, जिनके पास सरप्लस फंड होता है। अगर आप IC 360 सर्वे देखें या NSSO के सर्वे देखें तो भारत में जो आमतौर पर
जिन्हें हम छोटे या आम लोग हैं, जिनके लिए छोटी बचत योजनाओं की बात की जाती है, उनके पास इतना सरप्लस ही नहीं होता कि वो निवेश कर सकें। दूसरी बात यह है कि कोविड के दौरान तो उनकी आय टूटी थी, तो उनके पास निवेश करने के संसाधन और कम थे। तो ये जो पैसा इसमें आया वो शायद कस्बों और बाकी जगहों के के निवेशक थे, जो शायद शेयर बाजार में निवेश करना नहीं जानते थे, यूलिप की या सिप की गणित नहीं समझते थे, उन्होंने इसमें निवेश किया। सरकार ने हमें ये नहीं बताया, क्योंकि सरकार हमें ये नहीं बताती कि निवेशक का प्रोफाइल क्या है, वो निवेश करने वाले व्यक्ति का प्रोफाइल क्या है। पर सरकार ने हमें एक बार जरूर ये बताया था कि छोटी बचत योजनाओं पर जितनी सुविधाएं मिलती हैं या जो रियायतें मिलती हैं, उसे अगर हम सब्सिडी में बदल दें तो करीब करीब 12,000 करोड़ की सब्सिडी उन बड़े निवेशकों को मिलती है जो छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं। ये 2015-16 का आंकड़ा है जो सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में लिखा था। इसमें एक चीज़ शुभम और जोड़ने वाली है कि सिर्फ यही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बॉन्ड्स आते हैं, जिन बॉन्ड्स पे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जुटाने के लिए टैक्स की छूट देती है, जैसे कि IRCL के, IFCL के, PFC के, हुडको के, NTPC के, NHPC के, इन बॉन्ड्स में भी इकोनॉमिक सर्वे ने पाया था कि ज़्यादातर निवेश वो लोग करते हैं जो बड़े हैं, जिनके पास सरप्लस इनकम है और जिन्हें एक तयशुदा रिटर्न मिलता है, जिसका फ़ायदा दरअसल ये बॉन्ड जिनके लिए निकाले जाते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि बाकी लोगों को निवेश के विकल्प उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आंकड़ा हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं छोटी बचत योजनाओं के ढांचे में कुछ और बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि जिनके लिए बनी है उनको इसका फ़ायदा शायद ही मिलता हो। बिल्कुल, यानी कि छोटी बचत योजनाएं, अंशुमान जी ने जो कहा कंक्लूड रिमार्क में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी बचत योजनाएं दरअसल जिनके लिए बनी हैं उनको इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्चे तेल का भाव $94 प्रति बैरल के पास पहुंच गया। ये अक्टूबर 2014 के बाद अब तक का सबसे ऊपरी स्तर है। महंगे क्रूड के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें राज्य चुनाव के कारण भले थमी हों, लेकिन ये बहुत दिन तक थमी नहीं रहेंगी। अब बड़ा सवाल यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में इस तेजी की वजह क्या है, और दूसरा कि ये कीमतें दरअसल कब तक इतनी ही ऊपर रहेंगी। सर, मैं सवाल 3 जगह से तोड़कर आपसे पूछना चाहूंगा। मैं पहली बात ये जानना चाहूंगा कि कच्चे तेल की तेजी में ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है या कच्चे तेल का जो डिमांड सप्लाई का गणित है, ये कच्चे तेल की तेजी में कितना सपोर्ट कर रहा है इस समय? हाँ शुभम, कच्चे तेल की जो मौजूदा तेजी है 93, 94 और $95 पर बैरल के आसपास है, जिसकी संभावना किसी ने जाहिर नहीं की थी। कोविड के डेल्टा के वाले वेरिएंट के असर के बीच तो दुनिया में यह कहा जा रहा था कि कच्चा तेल टूटकर $35-40 पर बैरल पर चला जाएगा, तेल की कीमतों में अब तेजी नहीं आएगी। हालांकि बहुत सारी दुनिया की एजेंसियां, इसमें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, वो आज भी इस पर कायम है कि ये तेल की तेजी अस्थायी है। लेकिन यहाँ कई सारे फैक्टर्स, और पहली बार हम शुभम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल मार्केट में एक साथ कई सारे फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। तो जो पहले फैक्टर का आपने इशारा किया, उसमें 2 बड़े जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं या 2 कारक हैं जो कच्चे तेल के बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। पहला कारक इसमें यूक्रेन और रूस के बीच तनाव है, क्योंकि रूस ओपेक देशों का में बड़ी हिस्सेदारी रखता है और दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भी दुनिया में कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है और ख़ासतौर पर कोई तनाव ऐसे देशों के बीच होता है जो दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं, तो उसका असर हमें तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर दिखाई देता है। ये एक सामान्य सी बात है। तो एक तो बड़ी वजह ये कि रूस और यूक्रेन के बीच का तनाव, जिसके कारण दुनिया में काफ़ी बेट्स हाई लगाई जा रही हैं ब्रेंट की कीमतों को लेकर, और ब्रेंट का फ्यूचर $95 के आसपास पहुंच रहा है। दूसरी एक घटना जो यूएई के बॉर्डर पर चल रही है, यमन के हूती विद्रोहियों के साथ जो अमीरात का विवाद और झगड़ा चल रहा है, और जिसमें दोनों पक्षों के बीच हुई। हाल में अमीरात की सेना ने यमन के हूती विद्रोहियों के साथ एक मुठभेड़ भी की थी। ये भी एक घटना है जो संयुक्त अरब अमीरात के पूरे सेंटीमेंट को प्रभावित कर रही है। तो अब ऐसे समझें कि दुनिया के 2 सबसे बड़े तेल उत्पादक, अमीरात और रूस, दोनों किसी न किसी तरीके की भौगोलिक, जियोपॉलिटिकल या सिक्योरिटी तनाव में उलझे हुए हैं, और जिसका असर हमें तेल की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। ये पहला फैक्टर है। सर, अभी 2 दिन पहले सऊदी अरामको ने भी तेल के दाम बढ़ा दिए। ये किस ओर संकेत है? क्या ये भी, इसके भी तार इसी तेजी से जुड़े हुए हैं? सऊदी अरामको ने चौंकाने वाला काम किया। सऊदी अरामको ने चौंकाने वाला काम इसलिए किया कि एक तो सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल प्रोड्यूसर्स कंपनियों में से है। ऑलमोस्ट उसके 60% शिपमेंट सऊदी अरामको के एशिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया और भारत में आते हैं, यानी एशिया के सबसे बड़े तेल सप्लायर्स में से ये है। अभी हाल में जब ओपेक देशों ने अपने उत्पादन में थोड़ी बढ़ोतरी की संभावना जाहिर की,
पिछले उत्पादन में बढ़ोतरी को जारी रखने की बात कही, तो दुनिया भर के तेल बाजार को कोई राहत महसूस नहीं हुई। और शुभम में सरप्राइज की बात थी कि जब ओपेक देशों ने तेल उत्पादन में कटौती की कोई बात नहीं की, बल्कि बढ़ोतरी की बात की, उसके बाद भी तेल की कीमतें ऊपर जाती रहीं, ऊपर बढ़ती रहीं, जो हमको लगातार दिखाई दे रहा है। इसकी वजह यह है कि ओपेक देशों में कई सारे देश ऐसे हैं जो जिनका उत्पादन बाजार में आने में अभी मुश्किल है, उनके साथ कई सारी तकनीकी या भौगोलिक चुनौतियां हैं। इस दौरान सऊदी अरामको को यह मौका मिला कि वो अपने तेल की कीमत बढ़ा सके, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैसे भी तेल को लेकर एक अंडर करेंट या एक अंडरटोन बना हुआ है तेजी का। तो सऊदी अरामको ने अपने तेल की कीमत बढ़ाई और इन्हीं बाजारों को प्रभावित करेगी। करीब एशियन ग्रेड का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सऊदी अरामको ने $2 के आसपास उसकी कीमत में बढ़ोतरी की है। इसका असर हमें एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर दिखाई देगा। और अब संभावना इस बात की है कि जब एक बार सऊदी अरामको अपनी प्राइस बढ़ोतरी करेगा तो बाकी अरब के देशों पर भी, जो तेल उत्पादक देश हैं, मेना रीजन के भी और मेना रीजन से बाहर के भी, यानी लैटिन अमेरिका के और पूर्वी यूरोप के, वो देश भी शायद अपने यहाँ तेल की कीमतों में बढ़ोतरी करेंगे। तो ये एक अजीब सी परिस्थिति है कि सामान्य रूप से बाजार में सेंटीमेंट कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का है और दूसरी तरफ प्रोड्यूसर्स भी इसका फायदा उठाकर तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। इसलिए तेल की कीमतों में तेजी लंबी चलने के अनुमान हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे अहम सवाल अंशुमान जी से पूछें कि ये तेजी कब तक जारी रहेगी, क्योंकि देर सवेर इस तेजी का सीधा ताल्लुक हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों से लगाया जाता है। ये सवाल बहुत अहम है। उससे पहले एक ग्राफिक्स आप देखिए कि चुनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के भाव एक से बने हुए हैं। ये येलो लाइन और रेड लाइन, जो अगर आप पेट्रोल डीजल के भाव देखें तो बिल्कुल एक से हैं, जबकि कच्चे तेल की कीमतें लगभग $69-70 से और $93 तक पहुंच चुकी हैं। सर, अब सबसे बड़ा सवाल कि ये तेजी जारी कब तक रहेगी और कैसे भारत पर यह असर डालेगी, क्योंकि यहां तो अनुमान सारे $75 और $80 के थे। हाँ, भारत सरकार के सारे अनुमान, अगर बजट के आंकड़ों को आप भीतर से खंगालें और देखने की कोशिश करें तो भारत सरकार ने अपने कस्टम ड्यूटी के रेवेन्यू का जो अनुमान था वो $75 से के आसपास लगाया है। दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिसके कारण ये तेल की तेजी 2022 का पूरा साल खींच सकती है। आमतौर पर ओमिक्रॉन का असर खत्म होने से, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में मांग वापस लौटने से सामान्य आर्थिक गतिविधियां शुरू होने से ये लग रहा है कि 3 से 5 मिलियन बैरल्स पर डे की डिमांड हमें कच्चे तेल की दुनिया के बाजारों में दिखाई देगी आने वाले समय में, कोविड का असर खत्म होने के बाद। अभी जो परिस्थिति है उसमें तेल बाजार के विशेषज्ञ और तेल बाजार के ट्रेडर, जिनसे पिछले हफ्ते हमारी कुछ और अलग अलग बाजारों में बात हुई, वो ये मान रहे हैं कि ओपेक देश भले ही ये दावा करें या ये वादा करें कि वे कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा सकेंगे, पर मौजूदा परिस्थितियों में उनके पास कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की क्षमता नहीं है। इसलिए कच्चे तेल की कीमतों के $80 के आसपास रहने की गुंजाइश बनी हुई है। रॉयटर्स ने एक सर्वे किया था दुनिया के अर्थशास्त्रियों के बीच पिछले हफ्ते, और उसने ये बताया, उस सर्वे के हिसाब से जो मीडियन रेट निकला है 2022 में कच्चे तेल की कीमत का, वो $79 से $80 के पर बैरल के आसपास है, जो गिरकर शायद 75 के आसपास आएगा। यानी भारत के कंफर्ट लेवल से कच्चे तेल की कीमतें ऊपर ही रहने वाली हैं। और ये मान लीजिए कि अगर कच्चे तेल की कीमतें 75 से नीचे आएँ, जिसकी संभावना कम है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में सेंटिमेंटल या सेंटिमेंट की बढ़ोतरी के साथ साथ प्रोड्यूसर अपने प्राइस बढ़ाना शुरू कर चुके हैं जो नीचे नहीं आएंगे, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें पेट्रोल $100 से नीचे जाने की कोई गुंजाइश फिलहाल अभी अगले 5-6 महीनों में नहीं दिखती। चिंता की बात यह है कि जितना प्राइस बिल्टअप हो चुका है पिछले 3-4 महीनों में, वो चुनाव खत्म होते ही किश्तों में हमारे पास आएगा। और एक और संभावना हमारे पास है कि सरकार के खजाने की और बजट की परिस्थिति अगर आप गौर से देखें, जिस पर हम लगातार मनी सेंट्रल में चर्चा करते रहे हैं, तो उस हिसाब से जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती सरकार ने पिछली बार की थी, उसे रिस्टोर करने की संभावना भी दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर सरकार के रेवेन्यूज में उतनी बढ़ोतरी नहीं होती है तो बीच के समय में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर लेते हुए एक्साइज ड्यूटी का जो स्ट्रक्चर, जो रियायत थी, वो वापस भी लौट सकती है। तो इसलिए चुनाव तक राहत महसूस करिए और फिर उसके बाद अपनी पीठ मजबूत रखिए, क्योंकि न तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ा करेक्शन होने वाला है और न सरकार इस तेजी को बहुत समय तक अपने खजाने में रोक कर रखने वाली है। बिल्कुल। और ये चार्ट देख के मुझे स्प्रिंग याद आ गया कि ये सर अभी स्प्रिंग की तरह दबाया जा रहा है, ये छूटेगा तो फिर ये एक बड़ा जंप भी हमें देखने को मिल सकता है। चलिए अगली खबर के आगे बढ़ते हैं और जुड़ी है वो BSNL से। जी हाँ,
सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अपनी खाली पड़ी जमीनों को बेचना चाहती है, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे। कंपनी ने अपनी कुछ जमीनों को बेचकर 470 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई थी। बोलियां आमंत्रित की गई थी, लेकिन बीएसएनएल की जमीन खरीद बोलियों को ठंडा रिस्पांस मिला। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम ने बीएसएनएल और एमटीएनएल की 6 संपत्तियों को शॉर्टलिस्ट किया था हैदराबाद में और राजपुरा में। सर, बीएसएनएल और एमटीएनएल की जमीन बेचना शायद पहला दांव था सरकार के उस बड़े मोनेटाइजेशन प्लान का, जहां से बहुत अच्छी उगाही की उम्मीद की जा रही थी। अगर ये रिस्पांस है कि खरीदार नहीं मिल रहे, तो पहली बात तो ये कि इस पूरे प्लान को अब इसकी रोशनी में कैसे देखा जाए? हाँ शुभम, एसेट मोनेटाइजेशन की बोहनी खराब हो गई है और इस साल क्योंकि बीएसएनएल सबसे लो हैंगिंग फ्रूट था, अगर हम अंग्रेजी के मुहावरे का इस्तेमाल करें, कि सबसे आसानी से उसकी ज़मीन बेचने की संभावना थी। 2 वजह, कि एक तो बीएसएनएल की रिस्ट्रक्चरिंग का पैकेज पहले से सरकार के पास तैयार है। इस साल बजट में बीएसएनएल को कुछ अतिरिक्त फंड दिया गया है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और दूसरा ये था कि बीएसएनएल की प्रॉपर्टीज़ कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, 470-500 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी थी, जो पिछले साल नवंबर में सरकार ने सेल के लिए डाली थी बीएसएनएल और एमटीएनएल की। आप समझ सकते हैं, अब इसे 2 तरह से समझा जा सकता है कि इन प्रॉपर्टीज़ के लिए भी बाजार में एपेटाइट नहीं है, या बाजार में एक क्षमता नहीं है कि वो ये इन्हें खरीद सके। तो इसके बाद अगर हम एसेट मोनेटाइजेशन प्लान की लंबी लिस्ट देखें, जिसमें हाईवे भी हैं, जिसमें रेलवे लाइंस भी हैं, जिसमें ऑयल फील्ड्स भी हैं, जिसमें बर्थ भी हैं एयरपोर्ट्स की, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत लंबी लिस्ट है। उसे खरीदने की फंडिंग कहाँ से आएगी और उसमें क्या निवेशकों का इंटरेस्ट होगा। और एक और चीज़ चौंकाती है इसमें कि रियल इस्टेट में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। ये नॉन कोर एसेट्स एक्चुअली रियल इस्टेट एसेट्स थी, रियल इस्टेट यानी ज़मीन और बंगले थे। अगर इसमें लोगों का निवेश नहीं है तो ये एक चुनौतीपूर्ण बात है कि आने वाले समय में जब और कंपनियों के इसी तरीके के नॉन कोर एसेट्स बिक्री के लिए सामने आएंगे, सरकार ने तो बैंकों तक से कहा कि अपनी नॉन कोर एसेट्स बेचना शुरू करिए, तो ये जब आएंगे तो क्या उन्हें उतने ग्राहक मिल पाएंगे, और अगर ग्राहक नहीं मिलेंगे तो क्या डिस्ट्रेस सेल की नौबत आएगी। बीएसएनएल को अगर आप पूरे डिमांड एसेट मोनेटाइजेशन की खिचड़ी का एक चावल माने, तो वो चावल कच्चा है, ये हमें समझ में आ रहा है। सर, बीएसएनएल से ही जुड़ी जो दूसरी खबर है वो ये है कि बजट से सरकार ने इस बार बीएसएनएल को पैसा दिया, और वो पैसा इसलिए दिया गया है कि अब 4G बीएसएनएल भी चला पाए, उसके ग्राहकों को वो सेवा दे पाए। देश में 5G की बातें शुरू हो गई सर, तब बीएसएनएल 4G के बारे में सोच रहा है। कितना सही बैठेगा ये दांव? 44,000 करोड़ रुपए के आसपास का पैकेज सरकार ने बीएसएनएल को 44,720 करोड़ रुपए की कैपिटल डालने की घोषणा बजट ने बीएसएनएल में की है, और उसका एक हिस्सा वीआरएस में जाएगा, जो कि वीआरएस है, और दूसरा हिस्सा 4G के स्पेक्ट्रम में जाएगा। अब यहाँ भी एक बड़ा पेंच है, क्या बीएसएनएल, एक तो 4G की पूरी जो रिवॉल्यूशन हमारे सामने आई, जो क्रांति आई, उसमें सबसे पीछे खड़ा रह गया। अब सरकार बीएसएनएल को 4G के लिए आगे ला रही है। सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में होगा, या हम जो समझना चाहेंगे वो ये है कि क्या बीएसएनएल के 4G सफल हो पाएगा, और ये इस बात पर शुभम निर्भर करेगा कि 5G की कीमत भारत में क्या होती है। क्योंकि 5G के कॉस्ट, अगर जैसा मोबाइल कंपनियां एयरटेल और जियो सरकार पर दबाव बना रही हैं, हमने चर्चा भी की थी मनी सेंट्रल में कि 5G ऑक्शन की कीमत कम रखी जाए। सरकार ने बजट के आंकड़ों में 5G ऑक्शन को इंक्लूड ही नहीं किया है, और हो सकता है वो सस्ती कीमत पर दिया जाए। तो यदि 5G का ऑक्शन सस्ता होता है और 5G की सेवा भारत में सस्ती होती है, तो 4G इस्तेमाल करने वाले जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं, जिनके आरपू महीने के 1,500-2,000 रुपए से ऊपर के आरपू हैं, वो पूरा का पूरा हिस्सा जो बाजार में उपलब्ध है वो शायद 5G की तरफ मूव करेगा। और कंपनियां ये मान भी रही हैं कि कॉर्पोरेट, जिनको बहुत हाई स्पीड डेटा चाहिए, जिनको ऑनलाइन सर्विसेज देनी है, फिनटेक, ये जो पूरा एक स्पेस है, इस स्पेस के लिए 5G अपने आप में एक वरदान है आने वाले समय में। तो जब वो 5G की तरफ जाएगा तो फिर हम उसी स्थिति में बीएसएनएल को देखेंगे 2G और 3G वाली स्थिति में, कि ऐसा कस्टमर जिसका आरपू 200, 250, 300 रुपए के आसपास है, वो 4G में सिमट कर रह जाएगा। तो बीएसएनएल के 4G की सफलता 2 चीज़ों पर निर्भर करेगी, एक कितनी जल्दी ये नेटवर्क तैयार होता है, और दूसरा 5G से 4G का प्राइस डिफरेंशियल, सर्विस प्राइस डिफरेंशियल आने वाले 1 साल में क्या होता है। और अगर 5G सस्ता हुआ तो बीएसएनएल के 4G के लिए फिर सवाल खड़ा होगा कि कितना लोकप्रिय हो पाएगा। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और सरकारी कंपनी NHAI पर चर्चा करते हैं। देश के राजमार्ग बनाने वाली सरकारी कंपनी NHAI पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, और सरकार नहीं चाहती कि कंपनी अब और कर्ज उठाए। शायद यही वजह है कि इस बार बजट में सरकार ने NHAI को करीब 1.34 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। सर,
सरकार ये नहीं चाहती है कि एनएचएआई कर्ज उठाए। पहली बात तो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि सरकार ऐसा क्यों नहीं चाहती है। एनएचएआई पे अभी भी करीब 3-3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ऑलरेडी है, तो सरकार एनएचएआई को बॉन्ड बाजार से दूर रखना क्यों चाहती है? दो बड़ी वजह। एक तो एनएचएआई के ऊपर कर्ज इतना ज़्यादा है और पिछले 2-3 साल से सरकार के हलकों में एनएचएआई के कर्ज को लेकर काफ़ी चिंता है, क्योंकि सड़क बनाना और हाईवे बनाना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ ही ऐसे हाईवेज हैं जो प्राइवेट सेक्टर के साथ बनाए जाते हैं। बाकी एनएचएआई ने तो क्या किया था 2016 में कि जो प्राइवेट कंपनियां अपने प्रोजेक्ट छोड़कर चली गई थी उनको बेल आउट किया था और उनकी जिम्मेदारी ली थी। इस चक्कर में सरकार का जो पूरा हाईवे डेवलपमेंट, एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट प्लान था जो 2015-16 से शुरू हुआ था और 2022 तक आते आते एनएचएआई ने उसकी मैक्सिमम फिनांसिंग बोरोइंग के जरिए की थी। इसे 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज एनएचएआई के ऊपर है। और अब सरकार को बॉन्ड बाजार की नब्ज पर हाथ रखते हुए महसूस हो रहा है कि जब वो खुद इतना लंबा कर्ज लेने जा रही तो अपने पीएसयूज को अगर वो बाजार में भेजेगी तो पीएसयूज की बोरोइंग सरकार की बोरोइंग को क्राउड आउट करेगी। तो इसलिए इस बार करीब 30 से 44 हज़ार करोड़ रुपए, अगर मैं आंकड़ा सही समझ पा रहा हूं, तो वो पैसा बजट से एनएचएआई को तो दिया गया है, पर एनएचएआई का जो आईबीआर है, इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज जिसको कहते हैं, मैं एग्जैक्टली नंबर खोल के पढ़ने की कोशिश करता हूं कि जो इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज है उसे काफ़ी घटा दिया गया है कि बॉन्ड बाजार पर सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कर्ज लेने का दबाव ना बने। दूसरी एक और बात यह कि चूंकि एनएचएआई के प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के होते हैं और उन पर रिटर्न आना और उन पर प्रॉफिट आने में लंबा समय लगता है, इसलिए भी यह जरूरी है कि एनएचएआई को कर्ज बाजार से तब तक दूर रखा जाए जब तक बाजार में मनी सप्लाई सामान्य रूप से ना हो जाए। अब इसके दो मतलब आप निकाल सकते हैं शुभम। इसका एक मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि क्या सड़कों के विकास की, सड़कों को बनाने की या राजमार्गों को बनाने की रफ्तार धीमी होगी, हम कह नहीं सकते। अगले 5-6 महीने में हमें पता चलेगा कि एनएचएआई के बजट में उस पैसे का इस्तेमाल एनएचएआई ने कैसे किया। दूसरा एक और पहलू है जो एनएचएआई के रेवेन्यूज से जुड़ा हुआ है, जहां से हमें ये पता चलेगा कि एनएचएआई अपने रेवेन्यूज को बेटर करने के लिए, क्योंकि उम्मीद ये होगी कि एनएचएआई अगले 1 साल के अंदर अपने राजस्व को बेहतर करे ताकि वो कर्ज को लेकर जो उस पर दबाव बना हुआ वो कम किया जा सके। सर, क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि सरकार इसको दूर रखना चाहती है कि कर्ज इतना लद गया है और बॉन्ड बाजार में अब क्योंकि कर्ज महंगा होने की उम्मीद है, तो शायद सरकार को लगता हो कि केंद्र सरकार को कर्ज सस्ता मिलेगा और इन पीएसयूज को महंगा मिलेगा? क्या एक वजह ये भी हो सकती है? वो भी एक वजह है कि इसीलिए आप देखिए ना, राज्य सरकारों के मामले में भी सरकार ने यही किया, केंद्र सरकार ने किया कि इस साल राज्य सरकारों को भी बजट से पैसा देने की कोशिश की गई ताकि राज्य सरकारें बाजार में कर्ज लेने ना जाएं। और ये कहीं ना कहीं आरबीआई ने सरकार को बताने की कोशिश की है कि बॉन्ड बाजार की और कर्ज बाजार की अपनी सीमा है। और हम भारत के जीडीपी रेशियो के ऊपर इकोनॉमिकम में विस्तार से बात कर चुके हैं, जो ऑलमोस्ट जीडीपी के बराबर हो चुका है, जिसमें पीएसयूज का कर्ज भी शामिल है। तो कोशिश ये की गई है कि जहां केंद्र सरकार कर्ज ले और उससे बजट के जरिए इन्हें आगे पहुंचाया जाए। एनएचएआई के संदर्भ में एक और चीज़ हमें इस बार देखने वाली होगी शुभम, जिस पर हमारी निगाह रहेगी। एनएचएआई हर साल अपना टोल चार्ज रिवाइज करती है। हर साल अप्रैल में, हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में टोल महंगा करती है, यानी सड़क पर हमारा चलना महंगा होता है। एनएचएआई के कर्ज की स्थिति को देखते हुए, सरकार पर दबाव को देखते हुए और एनएचएआई को लेकर जो बोरोइंग की स्ट्रेटजी बदली उसे देखते हुए हमारी निगाह रहेगी कि क्या एनएचएआई इस बार अप्रैल में फिर अपने टोल रेट्स बढ़ाएगी, और अगर टोल रेट रिवाइज करेगी तो उसका असर हमें महंगाई पर और बहुत सारी चीज़ों की लागत पर दिखाई देगा। बिल्कुल, यानी कि अप्रैल अब दूर नहीं है, टिक टिक 1 शुरू हो चुका है एनएचएआई का भी। चलिए अब अगली खबर पर बढ़ते हैं जो है पाकिस्तान से जुड़ी। आईएमएफ ने इस बार पाकिस्तान को कर्ज तो दे दिया, लेकिन कर्ज के बदले पाकिस्तान पे कई शर्तें थोप दी। पाकिस्तान में इनकम टैक्स बढ़ने वाला है, बिजली भी पहले के मुकाबले महंगी होने वाली है। सर, पाकिस्तान के मामले में मैं ये समझना चाहूँगा कि मैं देखता हूँ हर 2-3 साल में खबर आती है कि पाकिस्तान को बेल आउट की ज़रूरत है और पाकिस्तान आईएमएफ या किसी इंटरनेशनल संस्था के सामने पहुँच गया। अगर आप शॉर्ट में कुछ एक हिस्ट्री बता पाएंगे, इस स्थिति में बार बार पाकिस्तान आ क्यों जाता है? पाकिस्तान शुभम दुनिया में आईएमएफ से मदद लेने वाले देशों में इसमें सबसे आगे है। मतलब आईएमएफ से मदद लेने में पाकिस्तान करीब शायद 22 बार, पिछले 60 सालों में 61 सालों में 22 बार आईएमएफ से बेल आउट ले चुका। इतने बेल आउट दुनिया के में बहुत कम देशों को मिले होंगे। ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के कमज़ोर और फ्रेजाइल होने का प्रमाण है, क्योंकि पाकिस्तान हर एक साइकिल के बाद, हर 3-4 साल के साइकिल के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दबाव में जाती है। पाकिस्तानी रुपया टूटता है, स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है और इकोनॉमी क्राइसिस में जाती है और फिर पाकिस्तान को वापस आईएमएफ के पास जाना पड़ता है।
इस बार आईएमएफ ने जो जिस पैकेज है, जिस बेल आउट पैकेज को मंजूर किया है, उसके साथ जो शर्तें लगाई हैं वो काफ़ी ताकतवर भी हैं और काफ़ी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने वाली हैं। अच्छा, आईएमएफ की शर्तों की परिस्थिति ये है क्योंकि पाकिस्तान एक पेरिनियल बेल आउट सीख करने वाला देश है जो लगातार आईएमएफ से मदद मांगता है, तो हर बेल आउट पर आईएमएफ की शर्त अर्थव्यवस्था को सुधारने की शर्तें बढ़ती जाती हैं। आईएमएफ की ने जो अपनी स्टाफ रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान को लेकर, उस रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान को पर्सनल इनकम टैक्स की दरें बढ़ानी पड़ेंगी। पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान को जो नया टैक्स लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा जो शायद इस साल आएगा, जिसमें में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और डेवलपमेंट बैंक ऑफ फिनांस के लिए पाकिस्तान के लिए नई शर्तें इसमें जोड़ी गई हैं और इसके अलावा कई सारी सेवाओं की दरें भी पाकिस्तान को बढ़ानी पड़ेंगी। बिल्कुल, यानी कि वहाँ की जो जनता है उसका जीवन और कठिन होने वाला है महंगाई के नज़रिए से। सर, मुझे लगता है कि दर्शक भी इस बात को जानना चाहेंगे और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान किसी बड़े संकट में फंसता है, आर्थिक संकट में फंसता है, तो इसका असर दुनिया के नक्शे पर और स्पेशली भारत के लिए, भारत की दृष्टि से क्या होगा? हाँ, पाकिस्तान का कमज़ोर होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए या भारत की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के लिए अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान के पास आईएमएफ ने जो एक शर्त रखी है उसका और जिक्र कर दें, फिर सवाल पर आते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ानी होंगी, क्योंकि जो रियायतें पाकिस्तान ने पिछले दिनों में अपने पेट्रोल डीजल की कीमत सस्ता रखने के लिए दी थी और जो एक्साइज ड्यूटी जैसे हम लगाते हैं वैसे पाकिस्तान लगाता है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। पाकिस्तान आर्थिक रूप से जितना बिखरता जाएगा उतना ही जियोपॉलिटिकली चीन का दबाव पाकिस्तान पर बढ़ता जाएगा। चीन पर उसकी निर्भरता बढ़ती जाएगी। हमने पिछले 6-7 सालों में 10 सालों का रिकॉर्ड अगर पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान का आर्थिक क्षरण या पाकिस्तान की आर्थिक गिरावट चीन के वहाँ बढ़ते निवेश से जोड़ी जा सकती है। आमतौर पर पाकिस्तान का 60-70% इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के हाथ में है। चीन ने सीपैक के जरिए और बाकी योजनाओं के जरिए पाकिस्तान में इतना निवेश किया जो पाकिस्तान के जीडीपी के आसपास आप जोड़ सकते हैं। और इसके अलावा भविष्य में पाकिस्तान में बिजली का विस्तार, सड़कों का विस्तार, मेट्रो, शहर, ये सारी चीज़ें चीन के पैसे से या चीन के फंड से सामने से आएंगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमजोरी का मतलब है कि चीन का पाकिस्तान पर और ज़्यादा नियंत्रण और एक तरीके से पाकिस्तान का कॉलोनाइजेशन, चीन का कॉलोनी बन जाना, ये इसका जियोपॉलिटिकल असर है। पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कई सारी बड़ी दरारें हैं जो पिछले 25-30 सालों से भरी ही नहीं जा पा रही और धीमे धीमे वो बिखराव बढ़ता चल रहा है, जिसका असर हमें दिखाई दे रहा है। और अगर ये IMF की शर्तें पाकिस्तान ने मंजूर नहीं की तो बेल आउट की अगली किश्त के लिए फिर वहाँ बड़ा संघर्ष शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये आज हमने पाकिस्तान पर डिस्कशन किया अपने इंटरनेशनल न्यूज़ वाले सेगमेंट में। आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप सबका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने हमारे वीकेंड्स प्रोग्राम को बहुत सराहा। सर, मनी कॉमिक से लेकर खर्च बहादुर तक की चर्चा थी इस वीकेंड पर। हम लोगों ने जैसा पिछले इकोनॉमिका में हमने चर्चा की थी कि हम सप्ताह के अंत में आपको कुछ विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं और आपकी स्पेंडिंग को सपोर्ट करने वाले, आपके टैक्स की समझ को सपोर्ट करने वाले, आपकी प्रॉपर्टी की समझ को सपोर्ट करने वाले, और उन सबको आपका जो सहयोग मिला, जो समर्थन मिला और जो सुझाव मिले वे बहुत मूल्यवान थे और उनको हम अपने अगले प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे। मनी सेंट्रल में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़ जा रहा हूँ एक मनी ज्ञान के साथ, और वो मनी ज्ञान जुड़ा है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी से। कल से RBI की मॉनेटरी पॉलिसी शुरू हो रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि रिवर्स रेपो में केंद्रीय बैंक कुछ बदलाव कर सकता है। कल आप पॉलिसी को आसानी से समझ सकें, इसलिए आज देखिए मनी ज्ञान, ये रेपो क्या है। वरुण भाई बैंकिंग को थोड़ा तो समझते हैं, ब्याज दरों के बारे में भी कुछ सूचना रखते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि आखिर बैंक और रिजर्व बैंक एक दूसरे को कर्ज कैसे और क्यों लेते देते हैं। उसके बाद उनका दिमाग और चकरा जाता है जब रिजर्व बैंक रेपो और रिवर्स रेपो को बढ़ाने घटाने का चक्कर चलाता है। तो भाई मामला यह है कि बैंकों के पास आता है डिपॉजिट, उसका कितना इस्तेमाल वो कर्ज में करेंगे ये तय करता है रिजर्व बैंक। जब बैंकों के पास होता है जरूरत से ज्यादा फंड, तब रिजर्व बैंक बन जाता है उनका बैंकर, जहां वो अपना अतिरिक्त फंड जमा करते हैं। इस फंड पर मिलने वाले ब्याज को ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।
आप यूं भी कह सकते हैं कि बाजार में पूंजी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक बैंकों का पैसा अपने पास रोकता है और इसके बदले बैंकों को ब्याज देता है। ये प्रक्रिया रिवर्स रेपो कही जाती है। इसके विपरीत रेपो रेट का मतलब है जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, यानी कि बैंक रिजर्व बैंक से छोटी अवधि के लिए पैसा उधार लेते हैं या रिजर्व बैंक उधार देता है। बीती 9 पॉलिसी बैठक से रेपो की दर 4% पर स्थिर बनी हुई है। इस ब्याज दर में कमी पेशी से यह तय होता है कि अब कर्ज सस्ता होने वाला है या महंगा। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है, वैसा ही रंगो